पानी की एक विशाल दीवार, उत्तरी अटलांटिक की बर्फीली पकड़, एक अकेला वाइकिंग लॉन्गशिप, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा खिलौने की तरह उछाला जा रहा है। लहरें धनुष पर टकराईं, ओले गिरने लगे और कठोर योद्धाओं की आंखों में चुभ गए। वे मस्तूल से चिपके हुए थे, तूफान के देवता थॉर से प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आवाजें भय और अवज्ञा से भरी हुई थी। क्या यही उनका राग्नरॉक होगा, उनका अंत? लेकिन इस कहर के बीच आशा की एक किरण दिखाई दी। बादल छंट गए, सूरज की एक किरण ने उदासी को भेद दिया, जिससे एक दूर का किनारा दिखाई दिया। जमीन पस्त लेकिन अटूट वाइकिंग्स तूफान पर सवार हो चुके थे। उनकी गाथा, साहस, अन्वेषण और विजय की एक अनोखी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह वाइकिंग्स की कहानी है, निडर नाविक जिन्होंने स्कैंडिनेविया के बर्फीले फ्योर्ड से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए यात्रा की। एक ऐसी भूमि की कल्पना करो जिसे ग्लेशियरों ने तराशा है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, झिलमिलाते फ्योर्ड्स और घने जंगलों की एक अनोखी जगह। यह स्कैंडिनेविया था, वाइकिंग्स की मातृभूमि। यहाँ आधी रात के सूरज की अलौकिक चमक के नीचे एक मेहनती लोग रहते थे, जो भूमि और इसकी कच्ची सुंदरता से गहराई से जुड़े थे। जीवन कठोर था, लेकिन वाइकिंग्स साधन संपन्न थे। उन्होंने जौजई की खेती की और पशुओं को पाला। कुशल कारीगर लकड़ी, लोहे और ऊन के साथ काम करते थे। मजबूत घरों से लेकर जटिल गहनों तक सब कुछ बनाते थे। परिवार घनिष्ठ समुदायों में रहते थे। उनका जीवन प्रकृति की लय और उनके प्राचीन देवताओं के आदेशों द्वारा शासित था। उनकी दुनिया अत्यधिक सुंदरता और निरंतर संघर्ष की दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जिसने असाधारण लचीलापन और ताकत वाले लोगों को जन्म दिया। ये वाइकिंग्स थे जो अपने पर्यावरण से आकार लेते थे, क्षितिज से परे जाने के लिए नियत थे। वाइकिंग्स शक्तिशाली देवताओं के एक समूह में विश्वास करते थे। उनका जीवन मानव जाति के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ था। देवताओं के दायरे असगार्ड पर सर्वपिता ओडिन का शासन था। उन्होंने ज्ञान के लिए अपनी एक आंख की बलि देकर भी अन्य सभी चीजों से ऊपर ज्ञान की तलाश की। गड़गड़ाहट के देवता थोर ने अपने शक्तिशाली हथौड़े जोलनिर को चलाया, जो देवताओं और मनुष्यों दोनों के रक्षक थे। प्रेम और प्रजनन क्षमता की देवी फ्रेजा अपने आप में एक उग्र योद्धा थी। इन देवताओं और कई अन्य लोगों ने वाइकिंग्स की कल्पना को आबाद किया, उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और उनके कार्यों को प्रेरित किया। वाइकिंग्स वल्हाला में विश्वास करते थे, एक भव्य हॉल जहां युद्ध में मारे गए योद्धा अनंत काल तक दावत देते थे। इस विश्वास ने उनके साहस को बढ़ावा दिया, मृत्यु का सामना बिना किसी डर के करने का आग्रह किया, बाद के जीवन में गौरव की तलाश की। उनके मिथक और किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, केवल कहानियों से कहीं अधिक थीं। वे एक नैतिक दिशा निर्देश थे जो उनके जीवन का मार्गदर्शन करते थे और उनके भाग्य को आकार देते थे। कोई भी छवि वाइकिंग्स की भावना को लॉन्गशिप से बेहतर ढंग से नहीं दर्शाती है, जो नौसैनिक इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृति है। अत्यंत सावधानी से तैयार किए गए ये जहाज तेज, गतिशील और खुले समुद्रों और उथली नदियों दोनों को नेविगेट करने में सक्षम थे। उनके क्लिंकर बिल्ट पतवार, जो अतिव्यापी तख्तों से बने होते थे, ताकत और लचीलापन प्रदान करते थे। पाल और चप्पू दोनों द्वारा संचालित लॉन्ग शिप्स हवा का उपयोग कर सकते थे या अपने कर्मचारियों की मांसपेशियों पर भरोसा कर सकते थे। एक डरावने नक्काशीदार ड्रैगन का सिर अक्सर धनुष को सजाता था, जो गति, शक्ति और समुद्र पर वाइकिंग्स की महारत का प्रतीक था। ये जहाज केवल युद्ध के साधन नहीं थे, वे अन्वेषण, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के वाहन थे, जो वाइकिंग्स को झांत दुनिया में ले जाते थे और उनके भाग्य को आकार देते थे। लॉन्गशिप वाइकिंग्स की सरलता का प्रतीक, उनके नाविक कौशल का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है। भाग 5, द रेवेन शैडो वाइकिंग्स एट वॉर। वाइकिंग्स दुर्जय योद्धा थे जो अपनी क्रूरता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। उनके छापे तेज और क्रूर अक्सर अमीर मठों और बस्तियों को निशाना बनाते थे। कुल्हाड़ियों, तलवारों और भालों से लैस वे युद्ध में एक निडर क्रोध के साथ लड़े, युद्ध में गौरव की तलाश में। लेकिन वाइकिंग्स नासमझ बर्बर नहीं थे। वे कुशल रणनीतिकार और रणनीतिज्ञ थे, जो थल और नौसैनिक युद्ध दोनों में निपुण थे। उनका सामाजिक ढांचा उनके सरदार के प्रति वफादारी और सम्मान के एक सख्त कोड पर आधारित था, जिसने युद्ध में उनकी प्रभावशीलता में योगदान दिया। उनके छापे केवल लूटपाट के बारे में नहीं थे,
वे आर्थिक आवश्यकता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और रोमांच की प्यास का एक जटिल परस्पर क्रिया थे। वाइकिंग्स के सैन्य कारनामे जबकि अक्सर क्रूर होते थे, उनके साहस, अनुशासन और रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण थे। भाग 6, क्षितिज से परे, अन्वेषण और व्यापार की यात्राएं। वाइकिंग्स न केवल उग्र योद्धा थे, बल्कि निडर खोजकर्ता और चतुर व्यापारी भी थे। जिज्ञासा, धन की प्यास और शायद घर पर अधिक जनसंख्या से बचने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने स्कैंडिनेवियाई तटों से बहुत आगे का सफर तय किया। उनके लंबे जहाज समुद्री रथों की तरह उन्हें झांक दुनिया में ले गए। पूर्व की ओर वे रूसी नदियों को पार करते हुए रवाना हुए, व्यापार मार्ग स्थापित करते हुए जो कॉन्स्टेंटिनोपल और कैस्पियन सागर तक पहुंचे। पश्चिम की ओर उन्होंने विश्वासघाती उत्तरी अटलांटिक को पार किया, आइसलैंड, ग्रीनलैंड में बस गए और यहाँ तक कि कोलंबस से सदियों पहले उत्तरी अमेरिका के तटों तक भी पहुंच गए। उनकी यात्राओं ने उन्हें विविध संस्कृतियों के संपर्क में लाया, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। वाइकिंग्स, जिन्हें अक्सर हमलावरों के रूप में रूढ़िबद्ध किया जाता था, कुशल व्यापारी भी थे, जो फर, लकड़ी, दास और अन्य सामानों का आदान प्रदान करते थे, जिससे दुनिया के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छूटती थी। भाग 7, द हैमर एंड, द एनविल क्लैश ऑफ कल्चर्स। नई भूमि में वाइकिंग्स के आगमन से अनिवार्य रूप से मौजूदा आबादी के साथ संघर्ष हुआ। उनके छापों ने भय और आक्रोश पैदा किया, लेकिन उनकी उपस्थिति ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और आत्मसात को भी जन्म दिया। इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन के साथ उनकी बातचीत ने भाषा, कानून और रीति रिवाजों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। फ्रांस में वे नॉर्मंडी में बस गए, अंततः फ्रांसीसी संस्कृति में आत्मसात हो गए और नॉर्मन राजवंश को जन्म दिया, जिसने एक सदी बाद इंग्लैंड को जीत लिया। पूर्व में उन्होंने स्लाव लोगों के साथ व्यापार किया और विवाह किया, कीवन रस के विकास में योगदान दिया, जो आधुनिक रूस का अग्रदूत था। दुनिया पर वाइकिंग्स का प्रभाव केवल विजय और विनाश का नहीं था। यह संघर्ष, अनुकूलन और सांस्कृतिक संलयन का एक जटिल ताना बाना था, जो उन समाजों पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया जिनका उन्होंने सामना किया। भाग 8, ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स, द फॉल ऑफ द वाइकिंग्स। वाइकिंग युग सभी युगों की तरह हमेशा के लिए नहीं रहना था। कारकों के एक संगम ने उनके पतन में योगदान दिया, जो उनके प्रभुत्व के अंत का प्रतीक था। यूरोप में शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्यों के उदय ने उनकी छापेमारी गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। ईसाई धर्म का प्रसार अक्सर बल द्वारा पारंपरिक वाइकिंग मान्यताओं और सामाजिक संरचनाओं को मिटा देता है। 1066 में स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई अंग्रेजी के हाथों वाइकिंग्स के लिए एक करारी हार, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जो इंग्लैंड में उनके बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों के अंत का संकेत देती है। वाइकिंग्स की रोमांच और अन्वेषण की भावना रातों रात गायब नहीं हुई, लेकिन उनके प्रभुत्व का युग समाप्त हो गया था। भाग 9, इकोज ऑफ वल्लह द वाइकिंग लिगेसी। हालांकि वाइकिंग युग समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। अन्वेषण की उनकी यात्राओं ने झांक दुनिया की सीमाओं का विस्तार किया, मानचित्र पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके आनुवंशिक पद चिन्ह अभी भी पूरे यूरोप और उसके बाहर आबादी में देखे जा सकते हैं, जो उनके प्रवास और बातचीत का प्रमाण है। निडर, खोपड़ी और चाकू जैसे शब्दों की जड़ें पुराने नॉर्स में हैं, जो वाइकिंग्स की भाषा है, जो अंग्रेजी पर उनके भाषाई प्रभाव को प्रदर्शित करता है। उनके मिथक और किंवदंतियां मोहित करना जारी रखते हैं, साहित्य, कला और लोकप्रिय संस्कृति को प्रेरित करते हैं। वाइकिंग्स, जिन्हें कभी हमलावरों और आक्रमणकारियों के रूप में फिएट जाता था, अब कुशल नाविकों, व्यापारियों और खोजकर्ताओं के रूप में पहचाने जाते हैं, जिन्होंने दुनिया पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी कहानी साहस, अन्वेषण और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक रोमांचकारी गाथा युगों से गूंजती रहती है, जो साहसिक कार्य की स्थायी भावना और मानव इतिहास की अंतर संबंधिता का प्रमाण है।